संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। भैया बहनों, ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। आइए हम इस पाठ के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा, जहाँ पर मैं सर्किल बना रहा हूँ वहाँ से आपको दिखाई देगा। प्रश्न नंबर पहला, लोकतंत्र में शक्ति का विकेंद्रीकरण और शक्ति विभाजन का क्या महत्व है? भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण कितने स्तरों पर किया गया है? तो भैया बहनों, मैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर आपका ध्यान चाहूँगा, उस पर चर्चा करना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, शक्ति विकेंद्रीकरण का अर्थ शक्तियों को फैलाना व बांटना है। शक्ति विभाजन का महत्व अधिकारों का बंटवारा है। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, तो भारत में 3 स्तरों पर शक्ति का विभाजन हुआ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण इस तीनों रूपों में भारत में किया गया है। इससे प्रत्येक इकाई स्वतंत्रतापूर्वक अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए सक्षम रहें और स्वतंत्र भी हैं। तो तीनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, किंतु निरंकुशता की संभावना नहीं है। इसे ही हम शक्ति विकेंद्रीकरण कहते हैं, अर्थात शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन करना। तो ये इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर उसी के बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा, यहाँ से दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस सर्किल के अंदर देखिएगा, संसद का न्यायिक काम क्या है? इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करें। संसद का न्यायिक काम सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण रखना है, अर्थात सरकार किसी प्रकार से मनमानी ना कर सके। यह कार्य न्यायालय को न देकर संसद को इसलिए दिया गया है क्योंकि यह जनप्रतिनिधियों की संस्था है, अर्थात यहाँ जनता के द्वारा चुने गए लोग होते हैं। हमने अपने जिले के सांसद को चुना और यह लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका मतलब क्या है? तो कहने का अभिप्राय ये भैया बहनों कि जनप्रतिनिधियों के नियंत्रण से संसद का न्यायिक कार्य पूर्ण होता है, क्योंकि संसद में जो लोग बैठे हैं वो हमारी जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, जो जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को समझ सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसद का न्यायिक काम ये है कि यह उच्चतम न्यायालय को न देकर के संसद को दिया गया है। आइए पृष्ठ पलटिएगा, पृष्ठ क्रमांक उसके आगे के पृष्ठ में चलिएगा, जिसमें आप देख रहेंगे 187, 187, पृष्ठ क्रमांक 187। तो भैया मैं पूरे प्रश्नोत्तर पर चर्चा नहीं करूंगा। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए इस पाठ में हम और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। भैया बहनों, यहाँ से देखिएगा, जहाँ मैं सर्किल बना रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्या कह रहे हैं? लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं, बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताइए, कह रहा है। तो भैया बहनों, हम जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि यह जनता के चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था है, जनता ने इन्हें चुना है। और क्या कह रहे हैं? इसका उद्देश्य जो है जन भावनाओं एवं जन अभिव्यक्तियों को महत्व देना है, इसलिए इन जनप्रतिनिधियों की संस्था भी माना जाता है। लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने, ऐसा कह रही है। तो हमारे यहाँ कार्यपालिका मतलब मैंने आपको बताया था मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल जो है वही कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए लोकसभा में यह व्यवस्था बनाई गई है कि जो मंत्रिमंडल है वो मनमानी नहीं कर सकता, वो अपने ढंग से कुछ भी नियम कानून नहीं बना सकता है। उसके लिए लोकसभा के हमारे जनता के द्वारा चुने गए लोग उनकी कार्यों पर नज़र रखते हैं, उन पर अपनी निगरानी रखते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वह मनमानी नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में बनाया गया है। भैया बहनों, 5वें के बाद 7वें नंबर का प्रश्न, जहाँ पर मैं आपका ध्यान चाहूँगा, ये 7वें नंबर का प्रश्न देखिएगा। 7वें नंबर का प्रश्न, अगर मंत्री ही अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं और बहुसंख्यक दल आमतौर पर सरकारी विधेयकों को पारित कर देता है
तो फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका क्या है? अच्छा प्रश्न है ये और इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम जानने का प्रयास करें। तो भैया बहनों, हम देखते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी नियम और कानून बनते हैं वो संसद में बनाए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून का रूप लेता है। हमने आपको बताया था कि पहले कोई भी बिल है या विधेयक है वह लोकसभा में जाता है, लोकसभा में पास होकर वह राज्यसभा में जाता है और दोनों सदन से पास होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही वह कानून बन जाता है। इसके पहले वो कानून नहीं कहलाता है। तो संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून का रूप लेता है। संसद के दोनों सदनों की किसी विधेयक पर स्वीकृति हो जाए तो राष्ट्रपति को उसे कानून बनाने के लिए हस्ताक्षर करना ही पड़ता है और तब वह कानून बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे देश में कानून बनाने के लिए। इसके बाद और भी चलें ये बहनों, ये 8वां प्रश्न छोड़ रहा मैं, उसके आगे महत्वपूर्ण प्रश्न इसके आगे का पृष्ठ पलटिएगा। यहाँ से पृष्ठ क्रमांक 188 दिख रहा होगा, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा 188 188। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 पर आपका ध्यान चाहूँगा। दिख रहा होगा ये प्रश्न क्रमांक 11। ये कह रहा है भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक धुरी के रूप में काम करता है। यह मनमानी नहीं करे और तानाशाह ना बने। इसको किन किन तरीकों से सुनिश्चित किया गया है? तो आइए आखिर इसको हम जानने का प्रयास करें। तो भैया बहनों, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ संसद का नियंत्रण रहता है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक धुरी है। सच में कहें तो हमारा प्रधानमंत्री पूरा देश प्रधानमंत्री की ओर देखता है, देश के विकास के लिए हर बात पर। परंतु प्रधानमंत्री जो है हमारे संसद, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति सभी के बीच यह सामंजस्य बनाने का कार्य करता है। यह मनमानी नहीं कर सकता है और मनमानी नहीं करे इसके लिए क्या है, तो प्रधानमंत्री के ऊपर हमारे देश की संसद का नियंत्रण रहता है। अगर प्रधानमंत्री गलत करता है तो संसद उसे प्रश्न पूछ सकता है, उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव ला सकता है, अर्थात वह मनमानी नहीं कर सकता। फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वह कोई भी कार्य नहीं करता है। हर कार्य के लिए वह राष्ट्रपति से अनुमति लेता है। फिर जिस बहुमत दल का नेता होता है उस दल का समर्थन उसे आवश्यक है। वह अपने मन से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। उसे संसद का, मंत्रिमंडल का और राष्ट्रपति का सबके बीच तालमेल बैठाना आवश्यक होता है और यह सबको लेकर के अपने कंधों पर देश का भार होता है, मगर वह सभी के सहयोग से अपने कार्य को करता है। इसलिए कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक धुरी के रूप में कार्य करता है। ये रहा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 12 पर ध्यान चाहूँगा भैया बहनों। यहाँ पर मैं सर्किल बना रहा हूँ, आपको ध्यान में आएगा। उसी के नीचे जहाँ पर अभी मैंने बताया प्रश्न नंबर 12, प्रशासनिक कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह है? राजनैतिक कार्यपालिका के प्रति या संसद के प्रति? अच्छा प्रश्न है और इस 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखने का प्रयास करते हैं भैया बहनों। तो यहाँ पर 12वें नंबर के प्रश्न में संसद के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि संसद जनप्रतिनिधियों का संगठन है। क्यों? क्योंकि संसद में चुने गए लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं और यह कार्य जो है प्रशासनिक कार्यपालिका है वह संसद के प्रति जवाबदार ही है, क्योंकि संसद में सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे देश का संचालन होता है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 और 12। चलिए इसके थोड़ा सा और नीचे हम जाने का प्रयास करते हैं भैया बहन। प्रश्न क्रमांक 15 पर आपका ध्यान चाहूंगा मैं। प्रश्न क्रमांक 1 मिनट, प्रश्न क्रमांक 15 यहां से नीचे ले आ रहा हूं मैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं भैया बहन। ये है प्रश्न क्रमांक 15। ये क्या कह रहा है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, आखिर
प्रश्न क्रमांक 15 में ये क्या कह रहा है? तो प्रश्न क्रमांक 15 में मैं आप में पुस्तक होगा आपके पास भी ध्यान दिलाने का प्रयास करूं। ये कह रहा है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, तो सबसे पहली बात तो बंधुओं नियुक्ति प्रक्रिया हमारे यहाँ देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी रखी गई है जिससे वह किसी राजनीतिक दबाव से मुक्त रहे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। पिछले कई दशकों से यह एक परंपरा हमारे देश में देखने को मिलता है, और वो क्या कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुरूप ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की राय केवल उसकी व्यक्तिगत राय न हो और वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के विचारों को प्रतिबंधित करे। भैया बहनों, साथ ही इसके लिए कॉलेजियम की भी व्यवस्था की गई है। इसमें कुछ न्यायाधीशों की एक टीम बनाई जाती है और उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि आगे किसे न्यायाधीश पद पर नियुक्ति किया जाए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनका कार्यकाल सुनिश्चित होता है, वह सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। न उसकी नियुक्ति में न ही उसकी वेतन निर्धारण में विधायकों की कोई भूमिका नहीं होती है। इस कारण न्यायाधीश दलगत राजनीति व अन्य दबावों से मुक्त होकर अपना काम कर सके। न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद भी किसी भी अदालत में वकालत कार्य करने का अनुभव नहीं क्षमा चाहूँगा अनुमति नहीं होती है। इसका कारण क्या? अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका या संसद को या राष्ट्रपति को अगर अधिकार दिया जाए तो वह अपना दबाव डालेगा और न्यायाधीश निष्पक्ष स्वतंत्र न्याय नहीं कर पाएगा। इसके लिए यह व्यवस्था हमारे देश में बनाई गई है कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र रहे, उसे कार्यपालिका और विधायिका इससे अलग रखा गया है ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय कर सके जिसकी देश अपेक्षा करती है। भैया बहनों, इस सर्किल के 15 नंबर क्वेश्चन पर मैंने आपका ध्यान चाहा है। तो आइए इस पूरे पाठ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उस पर मैंने चर्चा किया है, और भी इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लग रहा है किसी प्रकार से डाउट या कन्फ्यूज़न है तो मुझे इसी नंबर पर डायल करके या सीधा क्वेश्चन अपना व्हाट्सएप में डालें, मैं उसका समाधान करूंगा। और इस तरीके से यह अध्याय हमारा समाप्त होता है और 2 अध्याय असाइनमेंट के लिए तैयार हैं, आप इसकी तैयारी करेंगे। विजयादशमी की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आज का कालखंड यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।